बहुत गंभीर आरोप है सुशील जी। जो बात कही जा रही है वो ये है कि पैसा आया, विदेशी फंडिंग आई, एफसीआरए का लाइसेंस रद्द हुआ और साफ तौर पर इसमें आज तो एलजी साहब ने वहां के कहा है, कविंदर गुप्ता साहब ने कहा है कि कुछ युवक जो हैं वो नेपाल के गिरफ्तार हुए हैं इसमें। ये तो अपना अनशन खत्म करके एम्बुलेंस में सवार होकर चलते बने। इन्होंने एक बार भी अपील नहीं की युवाओं से कि आप अपने प्रदर्शन को यहाँ पर रोकें या फिर इसको हिंसक ना करें। स्वयं जाकर आग लगाऊंगा, मैं स्वयं जाकर पत्थरबाजी करूंगा। और उनके हाथ में तो अस्त्र शस्त्र भी थे और ये हिंसक भीड़ तो सिर्फ लाठी डंडे और पत्थर से लड़ रही थी। तो आप शेड्यूल 6 गले की फांस बन गया है भारत सरकार की। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने वांगचुक पर लेह में 2 दिन पहले हुई हिंसा का उन्हें जिम्मेदार माना है। हालांकि अभी यह नहीं पता चल पाया है कि उनकी गिरफ्तारी ठीक ठीक किस मामले को लेकर की गई, लेकिन 24 सितंबर को जो हिंसा हुई उसके बाद लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। स्कूल कॉलेज शनिवार तक के लिए बंद हैं। लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। 4 लोगों की मौत हुई थी, 80 लोग घायल हो गए थे। इनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल है। अब तक 60 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। उधर गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा के लिए वांगचुक को ही जिम्मेदार माना है। गृह मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का विदेशी फंडिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। विदेशी पैसा या दान के लिए एनजीओ को जो एफसीआरए कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, मंत्रालय के निर्देश पर सीबीआई की टीम विदेशी फंडिंग की जांच कर रही थी और इसमें पाया गया है कि संस्था ने फंडिंग का गलत इस्तेमाल किया है। सीबीआई ने वांगचुक की एक और एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के खिलाफ भी विदेशी फंडिंग के मामले में जांच शुरू कर दी है। एचआईएएल पर भी विदेशी चंदा कानून के उल्लंघन का आरोप। लद्दाख के लेह में हुई हिंसा के लिए पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। वांगचुक पर विवादास्पद बयान देने और भीड़ को उकसाने और हिंसा भड़काने के आरोप है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने कहा था कि लेह हिंसा के दौरान घायल हर युवाओं में कुछ नेपाल और कश्मीर के डोडा से भी लोग हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कहा कि आशंका है कि हिंसा को साजिशन प्रायोजित किया गया ताकि लद्दाख में तनाव फैले। लेह पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने भी बताया कि घायलों में 7 नेपाली हैं, कुछ कश्मीरी हैं। स्थानीय रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है इनका, इसलिए हिंसा की जांच विदेशी साजिश के एंगल से भी हो रही है। हिंसा में बाहरी लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। लद्दाख की राजधानी लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर यह 24 तारीख से हिंसा भड़की हुई है। पुलिस ने हिंसक झड़प में 4 युवाओं की मौत की बात कही है। 80 लोग घायल हैं, 60 आरोपी गिरफ्तार हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है और अब स्थिति यह है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई है। चर्चा के लिए हमारे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विशाल जी। सुशील जी, जिस बात की आशंका थी हम बातचीत शुरू करने जा रहे थे उससे कुछ ही मिनट पहले वो घटना घट गई। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। कल तक जो व्यक्ति इतना सम्मानित पर्यावरणविद था, शिक्षाविद था, जो लद्दाख के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा था, सेल्फलेस होकर काम कर रहा था, आज वो सबसे बड़ा विलन हो गया है। आज उस पर आरोप है कि वो विदेशी फंडिंग ले रहा है और विदेशी फंडिंग लेकर युवाओं को भड़का रहा है। नेपाल की तरह जेनजी को सड़कों पर लाकर सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा है और इसलिए वो गिरफ्तार हो गया है। हाँ विशाल जी, मुझे तो सच में आश्चर्य होता है। ये बहुत ज्यादा विश्वसनीय भी नहीं लगता। सोनम वांगचुक का जो इतिहास रहा है, जो पृष्ठभूमि रही है, उससे तो ये नहीं लगता कि उन्होंने ये सब इस इरादे से किया होगा। उनका अब तक का इतिहास बहुत देशभक्ति का इतिहास है। मुझे याद है जब गलवान में चीन चढ़ दौड़ा था तो उन्होंने पूरे देश में चीनी सामान के बहिष्कार की एक मुहिम चलाई थी। उनका ये वीडियो वायरल हुआ था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि हम आम नागरिक किस तरह इस पूरे संघर्ष में अपने देश के साथ खड़े हो सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। और उससे भी पहले उनका जो हस्तक्षेप रहा है लेह की संस्कृति में, लेह की अर्थव्यवस्था में, लेह के सामाजिक ताने बाने में, वो बहुत अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। मेरी जानकारी के अनुसार ये जो उकसाने वाला गोरखधंधा है, ये सब काम आज से करीब 4 दिन पहले यानी मंगलवार की शाम को
मंगलवार की दोपहर में कांग्रेस के 4 पार्षदों ने, देखिए वहां पर हिल काउंसिल है, कई वर्षों से काम जी। कर रही है, उसमें कांग्रेस के 4 चुने हुए पार्षदों ने एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में उनकी आपसी स्पर्धा नजर आई कि हम कैसे इस आंदोलन को और भड़काएंगे। उनमें से कुछ ने तो कहा कि मैं स्वयं जाकर आग लगाऊंगा, मैं स्वयं जाकर पत्थरबाजी करूंगा। इस तरह उन्होंने एक आक्रोश, एक असंतोष को हवा देने की कोशिश की और उसको हिंसक बनाने का प्रयास किया। ये सब रिकॉर्ड पर है, इसके तो साक्ष्य हैं, लोगों ने उनको ऐसा कहते सुनते देखा गया है। तो इसमें इनको आरोपित कर देना इस पर, यहाँ ये भूख हड़ताल पर बैठे थे, ये एक अनशन कर रहे थे जो शांति प्रिय था, उन्होंने इस बात का कभी संकेत नहीं दिया कि वो इस पूरे आंदोलन को हिंसक बनाने वाले हैं। कम से कम मेरे सामने इस तरह की साक्ष्य, इस तरह की गतिविधि नहीं दिखी और मैं इस पर नजर रखे हुए हूं। तो मुझे लगता है क्योंकि ये चेहरा बन गए हैं लद्दाख की आम जनता के विरोध का, उनकी असहमति का, तो एक तरह से इन पर ये गाज गिरी है। बल्कि जब ऐसा हुआ तो इन्होंने तुरंत अपना अनशन बंद कर दिया और वे वहां से लौट गए। नहीं सुशील जी, वो सरकार का कहना है कि ये तो अपना अनशन खत्म करके एम्बुलेंस में सवार होकर चलते बने। इन्होंने एक बार भी अपील नहीं की युवाओं से कि आप अपने प्रदर्शन को यहां पर रोकें या फिर इसको हिंसक ना करें, क्योंकि इनकी अपील बहुत मायने रखती थी। सरकार का कहना है कि साहब आपने अपना उपवास खत्म किया, एम्बुलेंस में बैठा और वहां से निकल गए। आपकी जिम्मेदारी तो युवाओं को लेकर भी थी जिनको आप सड़कों पर लेकर आए थे। इनकी इस पूरे आंदोलन को कैसे किसने हाईजैक किया और उस वक्त स्थितियां क्या थी जो एकदम से बिगड़ गईं और किसकी अपील कितना काम करती, ये सोचने की बात है। जब हिंसा हो रही थी, आपको बताऊं 30 अगर नागरिक घायल हुए हैं तो 40 पुलिस वाले हताहत हुए हैं और उनके हाथ में तो अस्त्र शस्त्र भी थे और ये हिंसक भीड़ तो सिर्फ लाठी डंडे और पत्थर से लड़ रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा संघर्ष रहा होगा। ऐसे में अगर उस व्यक्ति के हाथों से इस पूरे आंदोलन को किसी ने खींच लिया और उसको हिंसक रूप दे दिया, तो इनकी अपील, इनके वक्तव्य, इनका भाषण वहां कितना असर करते, ये अविवादास्पद हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका जो मिजाज है, इनकी जो गतिविधि है, इनका जो तरीका है, उसमें इस तरह की हिंसा भी शामिल है। मुझे एकाएक विश्वास नहीं होता। हो सकता है पुलिस के पास, सरकार के पास और बेहतर साक्ष्य हो या उनके कुछ और कारण हो, लेकिन एकदम से विश्वास नहीं होता। बहुत गंभीर आरोप है सुशील जी। जो बात कही जा रही है वो ये है कि पैसा आया, विदेशी फंडिंग आई, एफसीआरए का लाइसेंस रद्द हुआ और साफ तौर पर इसमें आज तो एलजी साहब ने वहां के कहा है, कविंदर गुप्ता साहब ने कहा है कि कुछ युवक जो हैं वो नेपाल के गिरफ्तार हुए हैं इसमें, कुछ कश्मीर के डोडा के गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और ऐसे ऐसे लड़के गिरफ्तार हुए जिनका कोई स्थानीय लोकल रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि विदेशी साजिश और विदेशी फंडिंग के एंगल से तो जांच करनी पड़ेगी। क्या नेपाल में जैसे जेनजी को भड़काया गया वैसे ही लेह में हो रहा है? क्योंकि आमतौर पर हम यही मानते हैं कि लेह लद्दाख के लोग बड़े शांतिपूर्ण हैं और बिल्कुल इस तरह से हिंसा करने में वो बिलीव नहीं करते। बिल्कुल इस तरह की हिंसा की कोई कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी नहीं है। और यही लद्दाख था जिसने कारगिल के संघर्ष के समय भारतीय सेना में जिस तरह योगदान दिया, जान की बाजी लगाई और वो खदेड़ा इन घुसपैठियों को। तो और लेह सच में बहुत बड़ा देशभक्त समाज है, लेह का समाज। ये बात बिल्कुल सही है कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हुई, इस आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश हुई। ये कोशिश किन लोगों ने की, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कोशिश की गई कि अब हम, देखिए डेट्स आ गई थी वार्ता की, इसके ऊपर जो सरकार के साथ बातचीत होनी थी उसकी तिथियां आ गई थी। आप किसी भीड़ को उस तिथि तक धैर्य रखने की जगह कहें कि नहीं, हमें यह भी मंजूर नहीं है कि कोई वार्ता हो और वार्ता में कोई सफलता मिले जिसकी केवल मंशा इसको आग के रूप में भड़काने की और फिर उस आग में तेल डालने की हो, इस शांतिप्रिय आंदोलन को हिंसक बनाने की हो,
तो फिर ये जांच बहुत जरूरी है। और डोडा के और नेपाल के अगर पकड़े गए हैं जिनका कोई स्थानीय आधार नहीं है, साफ झलकाता है कि इस आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए कोई एक पूरी साजिश है, एक पूरी मंत्रणा है, और इसमें संगठित दल हैं। जब एक और बात गौर करने लायक है कि सोनम वांगचुक के पास अपना कोई दल या संगठन नहीं है जिसके पास काडर होता है, जिसके माध्यम से लोग लेकिन मोबिलाइज किए पॉपुलैरिटी जाते हैं। बहुत है, लोकप्रियता बहुत है। हाँ, पॉपुलैरिटी है, और उस पॉपुलैरिटी में ये व्यक्ति बहुत तर्क के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से संवाद करता है। ये नारेबाजी और जोश भड़का करके हिंसा करने वाला व्यक्ति दिखता नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं दिखता है। तो इसके तो तरीके हैं, वो ऐसे नहीं है कि आप केवल इनकी गर्दन पकड़ लें। और जिन लोगों ने ये किया है, अब इनके नेपाल में क्या संपर्क हैं, डोडा में क्या संपर्क है, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, इन्होंने जो एनजीओ चलाया उसके अंदर जो हिसाब किताब में मीन मेक है, उसकी जांच होनी चाहिए, जैसे हर एनजीओ की जांच होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, आप किसी भी नहीं, पर बिजनेस ये तो को, बड़ी किसी कमाल भी की बात संस्था है कि को, कल तक जिस शख्स के साथ आप इतनी वार्ता कर रहे हैं, सरकार इसी शख्स के साथ तो इतने दिनों से वार्ता कर रही है और इसकी मांगों को लेकर वार्ता कर रही है। जिसके साथ आप वार्ता कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि इसके पास विदेशी फंडिंग आ रही है और ये साजिश कर रहा है। आज अचानक पता चला है, तो फिर फेल हो गया सारा इंटेलिजेंस। ये हाँ, यही एफसीआरए बात तो है। सरकार के पास ही है ना, परमिशन भी सरकार को ही देनी है। विशाल जी, ऐसा होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा साक्ष्य उपलब्ध ना हो, तो ये बड़ा आसान तरीका है कि, क्योंकि देखिए, कोई भी आप बिजनेस चलाएं, कोई भी आप संस्था चलाएं, उसमें 100% एंटीसेप्टिक डॉक्यूमेंटेशन कई बार संभव नहीं होती है। कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं, कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाती है। उसको सहारा बना करके किसी को धर लेना काफी आसान होता है। और वो कितनी बड़ी गलती है, कहाँ खर्च हुआ, कितना, किस पे अवैध खर्च हुआ, ये सब जांच का विषय है, ये होना चाहिए। अच्छा सुशील जी, हर एक संस्था एक को। बात जो मुझे लगता है ज्यादातर हमारे दर्शक नहीं जानते, लेह लद्दाख की स्थितियों के बारे में बहुत कम लोग हैं जो कि पूरी जानकारी रखते हैं। ये जो 4 मांगे मैं इसे जरा रिपीट कर रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि लेह लद्दाख में जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। 4 मांगे क्या हैं? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान के 6th शेड्यूल में 6ठी अनुसूची में संवैधानिक सुरक्षा उनको मिले, कारगिल और लेह की लोकसभा सीट अलग अलग हो, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण मिले। ये उनकी मेन मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं। इनमें से कोई भी ऐसी मांग नजर नहीं आती जो कि देश विरोधी मांग हो या नाजायज मांग हो। कुछ इश्यूज हैं कि भाई बड़ा सेंसिटिव रीजन है, बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है, तो हम आपको कुछ चीजें नहीं करके दे सकते। लेकिन जितनी इसमें मांगे हैं, इसमें ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर भी वही परिस्थिति को फेस कर रहा है जो लेह लद्दाख कर रहा है। वहां पर भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग है, यहां पर भी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग है। वहां पर कम से कम विधानसभा तो है, वो चुने हुए विधायक अपना मुख्यमंत्री है उनका। यहां तो इनके पास ना इनकी विधानसभा है, ना चुने हुए विधायक हैं। किससे जाकर बात करें? जनप्रतिनिधि के नाम पर क्या है उनके पास? बिल्कुल वाजिब सवाल है। और ये भी जो अपेक्षाएं हैं उनमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो अतार्किक हैं, लेकिन कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। अब जैसे मैं बताऊं, उनके पास अपनी विधानसभा भले ही ना हो, उनके पास एक ऑटोनमस काउंसिल, हिल काउंसिल है, जिसमें वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद भेजते हैं। हाँ, इसके पास विधानसभा जैसे अधिकार ना हो, वैसी ताकतें ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का अभाव है। नंबर 1। नंबर 2, लद्दाख की हमेशा से मांग रही थी कि हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। जब वो कश्मीर के अधीन थे, अब यूनियन टेरिटरी मिल गई तो आपने इसको और एस्केलेट करके स्टेटहुड मांग लिया। टोटल पॉपुलेशन लद्दाख की 5 लाख भी नहीं है। इसमें आप 2 लोकसभा सीटें कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये भी एक प्रश्न है। शेड्यूल 6 के अंदर जो आपको सुरक्षाएं चाहिए, भारत सरकार ऐसा सोचती है कि वो सुरक्षाएं शेड्यूल 6 के बाहर भी दी जा सकती हैं, और उनमें से कुछ दी भी गई। शेड्यूल 6 गले की फांस बन गया है भारत सरकार की। केवल 4 राज्यों में ये दर्जा मिला हुआ है, एक असम में, एक त्रिपुरा में, एक मिजोरम में और एक मेघालय में। उनका मानना है कि देश भर में जनजातियों के बहुत से समूह हैं, बहुत सी जगहों पर हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहां देंगे तो सब जगह ये मांग तूल पकड़ेगी। और ऐसे में इस पूरे झंझट को फैलाना अच्छा नहीं है, बल्कि शेड्यूल 6 की उपस्थिति संविधान में उस पर एक बहस की आवश्यकता है कि हम इस तरह की अपवाद और कितने पैदा करें देश भर।
इसका एक मध्यम मार्ग कैसे निकले जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, आपको वो सब सुरक्षाएं भी प्रदान हो, लेकिन संवैधानिक अपवादों की सूची बड़ी ना हो और ये फैले ना, इस तरह की मांगे हर जगह ना फैले। तो उनके भी ये वार्ता से सुलझने वाले तर्क हैं। यानी आप इस कह रहे हैं पर जो मांगे हैं ये नाजायज भले ही ना हो, लेकिन इन मांगों के पूरा हुए बिना भी लेह लद्दाख में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अरे डेवलपमेंट के नाम साहब, पर, नौकरियों के नाम पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप ये कह रहे हैं? पिछले 5 साल में लद्दाख को जितनी नौकरियां मिली हैं आजादी के बाद आज तक नहीं मिली। पिछले 5 साल में, और 5 साल इसलिए कह रहा हूं कि 370 के निरस्त होने के बाद और लेह के एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां पर जितना बजट दिया गया है, जितनी वित्तीय मदद हुई है, जितना निवेश हुआ है भारत सरकार का, जितना आधारभूत ढांचा बना है, उतना इससे पहले कभी नहीं बना। तो ये एक एक परिस्थिति है जिसका अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो आप पाएंगे कि वहां निरंतर विकास की, निवेश की और नौकरियों की एक एक बढ़ोतरी हुई है जिसके संतोषजनक परिणाम भी निकले हैं। हाँ, और बेहतर हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसके लिए आप आग लगाएं, पत्थरबाजी करें, अच्छा, एक बड़ी अहम आपने बात सुशील जी कही कि एक वक्त था जब यही लद्दाख अपने आप को यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनवाने के लिए तुला हुआ था, कह रहा था कि हम यूनियन टेरिटरी होने चाहिए। यूनियन टेरिटरी आप हो गए 2019 में, 370 हटा, जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी। तो फिर सरकार ने भी तो उस वक्त एक गलती कर दी ना, ये कह दिया कि सही समय पर आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। अब उन्होंने वही बात पकड़ ली, उन्होंने कहा आपने ही तो वादा किया था कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आप कह रहे हैं कि वो तो यूटी के ही स्टेटस से संतुष्ट हो जाते, तो सरकार ने फिर गलती कर दी वादा करके। नहीं, सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा तो वहां नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बोला था कि पूर्ण राज्य का दर्जा। लेकिन जब सोनम वांगचुक ने अपने प्रदर्शन शुरू किए उस वक्त इन्हें भी एक भरोसा दिलाया गया था। हाँ, ऐसा है सर, ये जो राजनीतिक दल है ना, चुनाव में आप इनसे क्या क्या न मनवा लें गनीमत है। भाजपा ने ही मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आपको छठी सूची में शामिल करेंगे, हाँ, और उसके बाद अब खुद नानुकुर कर रहे हैं। तो कम से कम राजनीतिक दलों पर भी ये जिम्मेदारी आती है कि आप अनाप शनाप कुछ भी वादा कर दें और उसके बाद फंस जाएं, तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको भी सोच समझ के बोलना चाहिए, तो क्योंकि इससे फिर जन भावनाएं उभर जाती हैं। नहीं, पर अगर यूटी के स्टेटस से वो संतुष्ट हैं वाकई में ज्यादातर लोग और उससे विकास बहुत हो रहा है, तो फिर तो इस वाले एंगल पर सोचना ही पड़ेगा कि क्या ये साजिश है। अगर वाकई इतना विकास हुआ, इतनी नौकरियां आई, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो फिर ये यूटी के स्टेटस से संतुष्ट कौन नहीं है? क्या सोनम वांगचुक और कुछ एक गिने चुने लोग जो लोग भड़का रहे हैं वहां पर, वो ही संतुष्ट नहीं है, वो ही अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, या सच में ज्यादातर आबादी संतुष्ट नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो देखने वाली बात है। यूटी का, इस स्थान का यूटी होना, यूनियन टेरिटरी होना, केंद्र शासित प्रदेश होना अत्यंत आवश्यक है। और इसका कारण ये है विशाल जी, ये एकमात्र ऐसा भूगोल है पूरे भारत के मानचित्र में जहां हमारे दोनों दुश्मन, उनकी सीमाएं लगती हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों लद्दाख की सीमा पर बैठे हुए हैं, हमारे सर पर चढ़े हुए हैं। यहां पर एक राज्य जैसी सामान्य स्थिति अभी संभव नहीं हो पाएगी। केंद्र का सीधा हस्तक्षेप और नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये संवेदनशील क्षेत्र है, इसीलिए आपको यहाँ पर भड़काने, गड़बड़ करने वाले तत्व भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान के हक में उनके फायदे की बात करेंगे। और यहाँ पर इसीलिए साजिशों का दौर भी अप्रत्याशित नहीं है, आश्चर्य नहीं देना चाहिए। पर एक दलील ये दी जाती है कि साहब जम्मू कश्मीर भी तो यूनियन टेरिटरी है, वहां पर कौन सी उनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो राज्य की सरकार के पास आती है। सिक्योरिटी फोर्सेस तो हैं वहां पर ना, केंद्र की सरकार के अंडर आती है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी रहेंगी। ऐसी कोई विदेशी साजिश हुई, सीमाओं पर कोई दिक्कत हुई, तो बैठे हैं ना वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है ना। लेकिन विशाल जी, अगर राज्य का दर्जा मिल जाता है तो पुलिस और सिक्योरिटी राज्य के अधीन चली जाती है। केंद्र शासित प्रदेश में ही गृह मंत्रालय का सीधा हस्तक्षेप और नियंत्रण होता है सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। इसीलिए राज्य का दर्जा देना ऐसे क्षेत्र में जहां पर सुरक्षा संवेदनशील है, वहां अभी शायद ये जल्दबाजी होगी। अगर कभी होना भी हो तो स्थितियां सामान्य हो जाएं, तब इस पर सोचा जा सकता है। आज भी संकटग्रस्त है लद्दाख, चीन सर पे बैठा हुआ है
वहां पर निरंतर एलओसी के ऊपर पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति है। तो ऐसे में राज्य का दर्जा देना कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को या फिर लद्दाख को, ये बिल्कुल अवांछनीय है और ये समझाया जाना चाहिए। संवादहीनता की भी स्थिति है। देखिए, जब लोग सरकार में बैठे होते हैं, बड़े बड़े अहम पाल लेते हैं और उसमें संवादहीनता बनती है, और ऐसी संवादहीनता की स्थिति में दुश्मन उसका फायदा उठाता है, भड़काता है और किसी भी तरह की ग्रीवेंस मॉन्गरिंग को हवा देता है। ये कतई होने नहीं दिया जाना चाहिए। संवाद सदैव बना रहना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि शासक लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और उनको कोई परवाह नहीं। ऐसा भी होता है। आपको लगता है बीजेपी के ऑफिस को जला देना या जिस तरीके की हिंसा हुई है, नाराजगी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नाराजगी नहीं है, ये जिनको भड़काया गया या जो साजिश का हिस्सा थे वो उसी को टारगेट करना चाहते थे, केंद्र की सत्ता में जो पार्टी है उसी को टारगेट करना चाहते थे? और एक और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है वांगचुक साहब की गिरफ्तारी के बाद स्थितियां कंट्रोल में ज्यादा आएंगी या स्थिति ज्यादा खराब भी हो सकती है? मुझे लगता है कि वांगचुक साहब की गिरफ्तारी पर थोड़ा सा और संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम और चेहरा है। आप कुछ करते हुए दिखें इसके लिए उन्हें पकड़ लिया जाए, ये कोई अच्छा निर्णय नहीं है। आप उन 4 पार्षदों को पकड़िए जिन्होंने खुलेआम ये धमकियां दी थी कि हम जाकर आग लगाएंगे, हम जाकर पत्थर मारेंगे, और वो कांग्रेस के। दूसरी बात, भाजपा के लगातार यहां से 2 सांसद चुने गए, 2014 में, 2019 में, लेकिन 2024 में वो सक्सेसफुल नहीं रहे। भाजपा ने अपने इस क्षेत्र को खोया। थोड़ा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कैसा क्यों हुआ? पिछले चुनाव में तो वो दूसरे नंबर पे भी नहीं थे, यानी रेस में भी नहीं थे। ऐसा क्यों कर हुआ कि आपने अपना जनाधार खोया ले? और इसलिए भाजपा, ये मेरी जानकारी है कि वो अपने सांसदों के लिए उनके पास समय नहीं था। पिछले वाले सांसद थुपसुक छुआंग ने तो इस्तीफा दे दिया था अपनी टर्म खत्म होने से पहले, तो वो नया सांसद लेके आए थे। नए सांसद को भी रिपीट नहीं किया, एक तीसरे व्यक्ति को टिकट दी 2024 में। तो ऐसी उथल पुथल, जबकि वो युवा सांसद थे, उनका संसद में बहुत बढ़िया योगदान था। 370 हटने के बाद उनके भाषण को सबसे ज्यादा सराहा गया, फिर आपने उनको टिकट। ऐसा क्या उथल पुथल है वहां की भाजपा की लेह यूनिट में? आप अपने सांसदों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आप वहां अपनी टीम से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। और मैं जानता हूं भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल थे, उनमें भी एक तरह का असंतोष था। हालांकि वो अपने दफ्तर को जाके आग लगाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, ये संभवतः कम होगा, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेताओं से बात करें, आप पाएंगे कि उनकी इकाई में भी असंतोष है कि सरकार बातचीत हमसे भी क्यों नहीं करती, हम तो पार्टी के लोग। तो ये तर्कसंगत नहीं। हाँ, संवादहीनता, और ऐसे संवेदनशील विषय पर, ऐसी संवेदनशील जगह पर संवादहीनता तो कतई नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पंडित साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और लेह लद्दाख के इस मुद्दे को इतनी गहराई से, इतने डिटेल में समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।